हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस का जो अभी 2024 में फर्स्ट पेपर हुआ था उसका फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन था 3 मार्कर पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 का एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा पेपर आया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था गोप जनस्य। इसको 3 मार्कर में लिखकर बताना था आपको कि कौन कौन से 3 पॉइंट आप गोप जनस्य में बता सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 मार्कर के 3 पॉइंट्स है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सहविष्णु पूछा गया है यहाँ पर। सहविष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। इसकी उपाधि अवनी सह की थी, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते थे। और जो मत विलास प्रहसन है इसमें जो सहविष्णु है इनकी जानकारी मिलती है। तो ये 3 पॉइंट आप इजीली यहाँ पर बता सकते थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा गया है। अमल ए सालेह। अमल ए सालेह क्या है? तो ये कुरान से संबंधित है। जैसे कि गीता में जीवन का उपदेश दिया गया है, अच्छे कर्म करने के लिए बोला गया है, वैसे ही कुरान में अमल ए सालेह के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं, अगर हमें एक शब्द में समझना है कि लीडिंग अ गुड लाइफ। एक अच्छा आप कैसे जीवन जी सकते हैं, अच्छे मानव की तुलना कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अमल ए सालेह में बताया गया है। इसके बाद अवंती जनपद पूछा गया है 3 मार्कर में, तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले अवस्थिति आप बता दीजिए कि उज्जैन में ये आता है, और इसके बाद इसको बता सकते हैं कि उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अगर हम उत्तरी अवंती की बात करते हैं तो वो उज्जैन था, और दक्षिणी अवंती की बात करते हैं तो वो महिष्मती था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 5वें नंबर पर, उच्च कल्प क्या है? तो उच्च कल्प का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश के इतिहास का क्वेश्चन है। उचहेरा, जो उचहेरा रियासत थी जो सतना से संबंधित है, उससे उच्चकल्प जो वंश था वो संबंधित है। और ये अगर हम देखा जाए परिवाजक जो वंश था वो भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजा यशोवर्मन। तो आपको याद आ गया होगा राजा यशोवर्मन का नाम सुन के। इनका जो कार्यकाल था वो 925 से लेकर 950 ईस्वी तक था। चंदेल वंश से इनका संबंधित है। बुंदेलखंड रियासत से भी इनका संबंध बता सकते हैं। इसके अलावा आपको जो पॉइंट्स पता हैं, आप 2-3 पॉइंट्स वो बता सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ? तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि दादा भाई नौरोजी, जो कि एक महान अर्थशास्त्री थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें सिंपली हम बता सकते हैं इसमें कि भारत की जो पूंजी है उसका विदेश में जो निष्कासन हुआ है, जिससे भारत में आर्थिक मंदी आई या आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। बस इतना आप इसमें बता सकते थे। 1867 में दादा भाई नौरोजी की एक बुक आई थी जिसमें ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है मध्य भारत सम्मेलन 1948। ये सब यदि प्रीलिम्स में आपने फैक्चुअल अच्छे से पढ़ा है ना, तो इन क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते थे। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर भी JL नेहरू जी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें अगर हम बात करते हैं ग्वालियर, इंदौर, मालवा, इस तरीके से 25 प्रांतों को मिला करके मध्य भारत सम्मेलन हुआ था। 25 रियासतों का यहाँ पर एक तरीके से एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पचमढ़ी का कास्ट शिल्प। तो पचमढ़ी में जो लकड़ी होती है उसको बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही बारीकी से काट करके बहुत सारे क्राफ्ट बनाए जाते हैं, इसलिए पचमढ़ी का कास्ट शिल्प फेमस है। आप 2-3 लाइन में इसका आंसर दे सकते थे। फिर MP हिस्ट्री से पूछा गया है कि परीक्षित देव बुंदेला के बारे में बताना है आपको। तो परीक्षित देव बुंदेला के बारे में आप बता सकते थे कि जो 1842 की अगर हम बुंदेला विद्रोह की बात करते हैं तो जैतपुर रियासत से परीक्षित देव बुंदेला का संबंध था, और अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसके बाद आता है करेंट अफेयर से भी बोल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, और MP हिस्ट्री का क्वेश्चन तो है ही कुंवर रघुनाथ शाह। तो कुंवर रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे, उन्हीं के पुत्र थे शंकर शाह जी के कुंवर रघुनाथ शाह। तो चूँकि 18 सितंबर को इनका बलिदान दिवस होता है, 18 सितंबर को इनको तोप के द्वारा उड़ा दिया गया था,
और इनका संबंध मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन या गढ़ा रीजन से, और 1857 की क्रांति में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस तरीके से आप कुंवर रघुनाथ शाह जी के बारे में 3 पॉइंट की जो की पॉइंट्स है वो बता सकते थे। इसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। अब देखिए, ये अगर आप इन क्वेश्चंस का एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमपीपीएससी में, जैसे भीमा नायक पहले पूछा गया है, टाट्या भील, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है और वही 3 मार्कर में पूछे गए हैं। तो भीमा नायक, इन्हें निमाड़ के रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका संबंध बड़वानी रियासत से था। और अगर हम बात करते हैं इनकी, 29 सितंबर 1876 को इनकी मृत्यु हुई थी, या इनका बलिदान दिवस बोला जा सकता है। इस तरीके से 3 पॉइंट आप इजीली बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग्वालियर की संधि के बारे में, 1817 में हुई थी, ये तो उन्होंने दिया है। अब 3 पॉइंट आपको बताना है कि जो ग्वालियर की संधि है वो अंग्रेज और महादजी सिंधिया जो थे उनके मध्य हुई थी। या आप नाम भी याद नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं कि अंग्रेज और सिंधिया के बीच में होने वाली संधि, जिसमें राजस्थान का जो रीजन था वो अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, यही ग्वालियर की संधि में हुआ था। आप केवल इतने 2 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है टाट्या भील। टाट्या भील पूछा गया है, भीमा नायक पूछा गया है। तो जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ना कि मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व या मध्य प्रदेश के बलिदानी व्यक्तित्व, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टाट्या भील के बारे में हम बता सकते थे कि 26 जनवरी 1842 से लेकर 4 दिसंबर 1889 तक इनका कार्यकाल रहा। एक सक्रिय क्रांतिकारी थे और इनका संबंध कहाँ से था? मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं खंडवा से इनका संबंध था। इनको टाट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है और ये भीलों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा भी आप बता सकते थे। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो इंदौर शहर में चौराहे का नाम भी टाट्या भील के नाम पे रखा गया है। तो ये भी आप करंट अफेयर का पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते थे। जो लास्ट 3 मार्कर है वो है भोपाल प्रजामंडल। तो सबसे पहले तो इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वहाँ पर आप डेट मेंशन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो 1938 में भोपाल प्रजामंडल का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की मांग करना। बस 2 लाइन अगर आप लिखते तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाते। तो ये हमने डिस्कस किए हैं पेपर फर्स्ट के 3 मार्कर। इसके बाद में हम थोड़ा देखते हैं कि 7 मार्कर में किस तरीके से पूछा गया है। आपको यहाँ पर 60 शब्दों में आंसर देना था 7 मार्कर के क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है नंदीवर्मन शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, जब हम मेंस लिखते हैं तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन रटे रटाए मिल जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा आपको अपना लॉजिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। अब नंदीवर्मन शैली की बात करते हैं। अब हो सकता है कि आपने अलग से नंदीवर्मन शैली को ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको इस टाइम के, इस टेन्योर के कोई मंदिर याद आ रहे हैं कि हाँ नरसिंहवर्मन ने कोई सा मंदिर बनवाया था तो वो किस शैली में बना होगा, इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर तक पहुँच सकते हैं और अपने शब्दों में आंसर दे सकते हैं कि नंदीवर्मन शैली में जो मंदिर होते थे वो किस प्रकार के होते थे, छोटे आकार के होते थे, अलंकृत होते थे, किस प्रकार का उनका डिज़ाइन था। इस तरीके से आप 6-7 पॉइंट यहाँ पर बता सकते थे। फिर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है कि आपको प्लासी और बक्सर के युद्ध में संक्षिप्त तुलनात्मक परिचय देना था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्लासी की। तो सबसे पहले आपको भूमिका बतानी होगी और बक्सर के युद्ध की। अब जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो आंसर है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक देना पड़ेगा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, और अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो ये 1764 में हुआ था। फिर प्लासी के युद्ध में जो मेन लीडर था उसके नाम को लिखना था, बक्सर के युद्ध में लिखना था ये कौन सा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ, कौन सा युद्ध निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ। इस तरीके से 6-7 पॉइंट पे आप कंपेयर करके लास्ट में एक लाइन में समरी दे के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, ये जस्ट हम पेपर का ओवरव्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर परिवाजक वंश के रूप में परिवाजक वंश पर टिप्पणी लिखनी थी, तो परिवाजक वंश के बारे में हमें इसमें 6-7 पॉइंट बताना पड़ेगा। फिर राजा धंग का मूल्यांकन। देखिए, जब हम प्रीलिम्स भी पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि जो चंदेल डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी राजा हैं, अभी यशोवर्मन को हमने देखा, धंग पूछा गया है, इसके बाद भी आप देखिए तो सारे राजाओं को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि राजा धंग कौन थे, किस डायनेस्टी से इनका संबंध था, इनकी क्या भूमिका थी, इन्होंने क्या स्थापत्य के लिए कुछ कुछ कार्य करवाए हैं, वो सब पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं।
फिर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, एक्सप्लेन द राइज ऑफ मिडिल क्लास बिजनेसमैन। अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पढ़े मतलब जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें से नहीं मिलेगा, थोड़ा अंदर से पूछा गया है कि व्यापारियों के मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है उसके उदय के बारे में आपको बताना है। तो देखिए जो व्यापारी थे उनके मध्यम वर्ग के उदय कैसे हुआ, जब भी कोई नॉर्मल पर्सन है वो राइज करता है तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो होता है एजुकेशन का, या हम बात करते हैं वहाँ पर हो सकता है पैसे का योगदान रह सकता है, या सामाजिक हो सकता है, या राजनीतिक हो सकता है। तो इन सब शिक्षा ने क्या किया, जो मध्यम वर्ग है उसको अपलिफ्ट करने में बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोल प्ले किया है। तो यहाँ पर शिक्षा की भूमिका को आप बताना था आपको कि व्यापारियों ने किस तरीके से मध्यम वर्ग के उदय को प्राप्त करते हुए अपनी भूमिका को किस तरीके से बनाया है। इस तरीके से आप 4-5 लाइन में इसका आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपसे बन गया होगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी करना था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1896 की, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने स्पेशली रीज़न की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो यूथ थे, युवा थे, उनको प्रेरित करने के लिए, आंदोलन में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जैसे त्यौहार शुरू किए थे। तो उसमें क्या किया गया था कि ताकि जो यूथ हैं वो अपने धर्म से जुड़ें और अपने इतिहास की मतलब जो स्वतंत्रता है उसकी उसमें क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसलिए ये अगर हम बात करते हैं रायगढ़ के किले से शुरुआत की गई थी शिवाजी उत्सव की, तो इस तरीके से आप बता सकते थे इसका आंसर। फिर पूछा गया है कवि पद्माकर की काव्य साधना पर एक उल्लेख लिखिए। तो यहाँ पर आपको कवि पद्माकर जी के बारे में बताना था कि किस तरीके के प्रकृतिवादी कवि हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनको रचनाओं को लिख के एक एक 2-2 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते थे और ये आंसर कंप्लीट कर सकते थे। फिर मांडू का अशरफी महल, अब देखिए मांडू चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ये एमपीपीएससी का बहुत ही मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन बात 3 मार्कर की नहीं है, ये 7 मार्कर की है, तो थोड़ा सा पहले हम मांडू के बारे में बता सकते थे। अब अशरफी महल मतलब कुछ ना कुछ, अशरफी मतलब एक तरीके से मुद्रा को बोला जाता है ये। तो अशरफी महल का संक्षिप्त वर्णन बताना था। तो यहाँ पर हम बता सकते थे कि मांडू में स्थित है। जो अशरफी महल है, अगर हम इसकी बात करते हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों ने इसका आंसर कैसे लिखा है, बट अगर हम अशरफी महल की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो अशरफी महल था वो पुराने समय में एक मदरसा था। कुछ लोग बोलते हैं राजा भोज के टाइम पे इसको एक संस्कृत विद्यालय बनाया गया था और फिर उसके बाद में इसको क्या किया गया, यहाँ पर इसको पार्शियन यूनिवर्सिटी, इंडिया की फर्स्ट पार्शियन यूनिवर्सिटी जो थी वो ये अशरफी महल में, ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पता चलता है कि यहीं पर थी। और ऐसे कॉन्सेप्ट रखा गया था कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते थे तो चांद बहुत ही सुंदर अशरफी जैसा दिखता था, इसलिए इसका नाम अशरफी महल पड़ा। ये सब ना लिखते हुए भी आप जनरली बता सकते थे, बट यहाँ पर पार्शियन यूनिवर्सिटी को, मदरसे को, संस्कृत विद्यालय को मेंशन करना ज़रूरी था। तो ये मांडू का अशरफी महल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन वेल डिफाइंड था कि भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस को लेकर अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में एक और स्मारक बनने वाला है, और जबलपुर में क्या है, इनकी समाधि स्थल है बरेला ग्राम में। तो बलिदान दिवस पर संक्षिप्त टिप्पणी और जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी वो इनकी 501 भी जो जयंती अभी मनाई भी गई है, इसलिए इनका वो आया था पेपर में, काफ़ी चर्चा में थी ये रानी दुर्गावती जी के जो प्रोग्राम हुए थे वो। तो इसीलिए बलिदान दिवस पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछा गया है। तो आप बता सकते थे कि रानी दुर्गावती जी का जो योगदान है मध्य प्रदेश की, अगर हम या फिर भारत के इतिहास में बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, गौड़ वंश की शासिका थी, और इनके बारे में थोड़ा सा बता के इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको आप बता सकते थे यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में पूछा गया कि भोपाल की 14वीं शताब्दी के इतिहास पर संक्षिप्त वर्णन लिखिए। तो उस टाइम पे आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कैसा माहौल था, वहाँ पर कौन कौन से राजा थे, उन राजाओं ने कौन कौन सा कार्य किया है, वो सब यहाँ पर आप संक्षिप्त में बता सकते थे।
इसके बाद हम बात करते हैं जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपको लगभग 2 पेज में मतलब 200 शब्दों में यहाँ पर आंसर देना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मृणमयी मूर्तियों की पशु आकृति का वर्णन कीजिए। एक बार हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब द टेराकोटा फिगरीनेस एंड द एनिमल फिगर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बारे में आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियों की आकृति थी वो किस तरीके की थी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप पूरा आंसर यहाँ पर 2 पेज में, चूँकि डिस्क्राइब करना है इसलिए दे सकते हैं। या अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि बाबरनामा के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन कीजिए। तो बाबरनामा के बारे में आपको बताना था कि बाबरनामा जो कृति है उसमें क्या क्या बताया गया है, बाबरनामा में किस तरीके से उस टाइम का जो समाज था, सामाजिक और राजनैतिक आर्थिक सारा दृष्टिकोण आपको बताना था कि किस तरीके से समकालीन भारत में बाबरनामा के बारे में बताया गया था। तो ये आप बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश के इतिहास से कि कलचुरी वंश के इतिहास पर आपको प्रकाश डालना है। तो कलचुरी वंश में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से राजा हुए हैं, उनका टेन्यूर आपको बताते हुए उनके कार्यों का वर्णन बताना था। और चूंकि ये 10 नंबर की बात है इसलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका इंट्रोडक्शन बताना ज़रूरी है। लास्ट में उसकी जो उसकी भूमिका है वो बताइए और फिर लास्ट में उसको समराइज करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है यहाँ पर। फिर इसी के ऑप्शन में पूछा गया कि परमार काल में मध्य प्रदेश में घटित घटनाओं को बताइए। तो परमार काल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं हम कि ब्रिटिश भारत पर भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको थोड़ा पहले आप एनालाइज करिए कि हम इसमें कैसे भूमिका बता सकते हैं कि जो भारत है वो प्राचीन काल से एक समृद्ध देश रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है वो भारतीय कृषि की बात करते हैं जो कि भारत की रीढ़ मानी जाती थी अर्थव्यवस्था की, उस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ पॉजिटिव भी हुआ बट नकारात्मक यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि भारतीयों को कृषि करने के लिए, नील की खेती करने के लिए विवश किया गया और जो उनकी पुरानी पद्धति थी उसको क्या किया गया, उसको ना अपना करके ब्रिटिशर्स के द्वारा जो आदेश दिए जाते थे वो प्रयोग किया गया, जिससे जो किसान हैं उनको आर्थिक मंदी, यहाँ तक कि बहुत अधिक जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर सूखा जैसी स्थिति होने पर सही मुआवजा ना मिलना, बहुत सारी मतलब ऐसे जो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक थे, उन सबको एक एक पॉइंट को आप लिखकर डिस्क्राइब कर सकते थे। फिर पूछा गया कि मध्य प्रदेश की जनजातियों की जंगल सत्याग्रह में भूमिका। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन को समझना कि पहले तो जनजाति बोला गया है और जंगल सत्याग्रह बोला गया है। तो जंगल सत्याग्रह की भूमिका क्या थी, जंगल सत्याग्रह में कौन कौन से नेता हुए थे, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई थी, वो सब आपको यहाँ पर बताना था। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को समझाइए। स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को समझाना था कि स्वतंत्रता के पूर्व में होलकर जो थे उन्होंने क्या क्या ऐसा कार्य किया है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो होलकर वंश में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मिल जाएंगे, जैसे मल्हार राव होलकर। फिर उनकी जो वधू थी वो कौन थी, वो थी देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा नाम है। और होलकर रियासत जिसकी आज भी आप देख सकते हैं कि देवी अहिल्याबाई के जो कार्य हैं वो कितने सराहनीय रहे हैं। तो वो सब यहाँ पर आप मध्य प्रदेश स्वतंत्रता के पूर्व में जो कार्य हुए हैं वो डिस्क्राइब कर सकते थे। फिर ओरछा मेले का वर्णन। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें 3 मार्कर तक में तो ठीक है, बट 10 नंबर में इस क्वेश्चन को लिखना, तो अगर आपको पता है कि ओरछा में जो राम भगवान का मेला लगता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ओरछा में बहुत सारे टाइप के मेले लगते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मेले, उनके नाम, उनकी कब कब लगता है, क्या क्या उसकी भूमिका होती है, क्यों लगता है, ये सब अगर आपको पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। जो लास्ट क्वेश्चन था कि गोंडवाना वंशावली के इतिहास के बारे में बताइए। चूँकि रानी दुर्गावती जी की मैंने बताया कि बहुत हाईलाइटेड थी, 500वीं जयंती थी, इसलिए क्वेश्चन आया पेपर में। तो गोंडवाना वंशावली में जो जो राजा हुए हैं आपको वहाँ पर सबको मेंशन करना था। फिर जो इसके ऑप्शन में दिया गया क्वेश्चन कि खाजा नायक और उनके सहयोगियों के बारे में एक लेख लिखिए।
तो खाद्य नायक और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने क्या क्या भूमिका अदा की थी, कैसे कैसे आंदोलन हुए थे, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। मतलब ये पेपर बताता है कि आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में जो महान व्यक्तित्व हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो ये हमने समझ लिया पेपर फर्स्ट। इसके बाद में ज्योग्राफी है, जो पेपर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सेकंड वीडियो में समझेंगे, वरना वीडियो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पेपर को पूरी तरीके से आंसर राइटिंग बताऊं कि किस क्वेश्चन के आंसर की क्या फॉर्मेटिंग होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।